बस स्टॉप पे खड़ी थी, एकदम 2 जने बाइक में आए, दोनों ने हेलमेट पहना था, शॉल से कवर थे और पीछे वाले ने एकदम मग्गे से चेहरे पे एसिड मारा और भाग गए। काफ़ी डैमेज था और काफ़ी डरावना भी था क्योंकि नीचे का होड़ नीचे ठुड्डी में चिपका था, ऊपर का होड़ ऊपर नाक पे चिपक चुका था। कई बार मैं लोगों को बोलती भी हूँ कि तेजाब से उतना नहीं जला चेहरा जितना लोगों के शब्दों से दिल जलता है। कुछ नहीं तो मेरे बदौलत अगर इनके घर के चूल्हे जलें तो बहुत खुशी होगी। कि मुझे इस लायक बनाया, मैं देख नहीं सकती तो आज मैं सुई में धागा डाल लेती हूँ, खाना बना लेती हूँ, महिलाओं को सिलाई सिखा रही हूँ, क्राफ्ट सिखा रही हूँ। गिरकर उठने का नाम कविता बिष्ट कहना सही ही रहेगा। आज हम ऐसी महिला की कहानी आपके सामने लेकर आए हैं जिन्होंने एसिड अटैक का शिकार होकर आज समाज में अपनी अलग पहचान बनाई है। जी हां, एसिड अटैक में आंखों की रोशनी खो चुकी कविता बिष्ट ने कई महिलाओं को उम्मीद की किरण दिखाई है। हौसलों का दूसरा नाम एसिड अटैक पीड़िता कविता बिष्ट महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित कर रही है। एसिड अटैक में आंखों की रोशनी खो चुकी कविता बिष्ट ने कई महिलाओं को उम्मीद की किरण दिखाई है। कविता ने अपना दर्द हमारे कैमरे के सामने खुलकर बयां किया। बता दें कि कविता बिष्ट मुख्य रूप से सरोवर नगरी नैनीताल की रहने वाली हैं। कविता से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि जिस वक्त साल 2008 में उन पर एक सरफरे शख्स ने एसिड अटैक किया था, उस वक्त न सिर्फ उनका चेहरा बल्कि पूरी जिंदगी ही बदल दी। इस हादसे का जख्म इतना गहरा था कि उनके पिता अपनी बेटी के इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सके और चल बसे। कविता ने बताया कि 2008 में दिल्ली में कार्य करने के दौरान जब वह सुबह 5 बजे ऑफिस को जा रही थी तो तभी 2 बाइक सवार युवकों ने उस पर एसिड अटैक किया। घटना के कई घंटे तड़पने के बाद एक बुजुर्ग ने उनकी मदद की थी और अस्पताल पहुंचाया था, लेकिन घटना के कई घंटे तक किसी ने भी उनकी मदद नहीं की, ना पुलिस ने ना आसपास खड़े लोगों ने। उन्होंने बताया कि सुबह का हादसा और दोपहर 3 बजे उनके ऑफिस के सीनियरों द्वारा उपचार दिलवाया गया। एसिड अटैक में कविता का पूरा शरीर, चेहरा और दोनों आंखें जल गई थी, लेकिन कविता ने हिम्मत नहीं हारी। आंखें जाने के बाद भी उन्होंने एक नए जीवन की शुरुआत करते हुए कई तरह के प्रशिक्षण लिए। यही कारण है कि वे न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर बनी बल्कि कई और महिलाओं की भी प्रेरणा बनी। कविता बिष्ट के इसी हौसले को देखते हुए उनको महाशक्तिकरण की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। बता दें कि कविता बिष्ट रामनगर के जस्सा गांजा क्षेत्र में कढ़ाई बुनाई और कई सजावटी सामान बना रही हैं। साथ ही वे महिलाओं को भी ये सभी कला सिखा रही हैं। इस समय 100 से ज्यादा महिलाएं उनके प्रशिक्षण से जुड़ी हुई हैं। मेरे साथ 2008 में एसिड अटैक हुआ था नोएडा में और 2007 में मैं वहाँ जॉब करने गई थी और जहाँ मैं रहती थी उसकी सेकंड गली पे वो लड़का रहता था और आते जाते देखता था, पसंद करता था और मैंने उसे देखा भी नहीं था। बाद में मेरी फ्रेंड के हाथ जवाब भेजता था वो फ्रेंडशिप का और मैरिज का, तो मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा मैं यहाँ पे जॉब करने आ रखी हूँ और मेरे को ना फ्रेंडशिप करनी ना मैरिज करनी है। तो उसने मेरी रूम पार्टनर को पहले ही बोल दिया था कि इसको अपनी खूबसूरती और चेहरे का घमंड है, अगर ये मेरे से शादी नहीं करेगी या दोस्ती नहीं करेगी तो इसकी शक्ल बिगाड़ दूंगा, तो लाइफ में कोई लड़का इससे शादी नहीं करेगा। तो उसने मुझे बताया नहीं था। तो ऐसा बोलने के 2-3 महीने से तो परेशान कर ही रहा था, लेकिन उसने 15 दिन पहले मेरी रूम पार्टनर को बोल दिया था। और 15 दिन बाद जब मैं सुबह फरवरी 2 तारीख को 5:15 बजे बस स्टॉप पे खड़ी थी, कंपनी के लिए गई थी, तो बस स्टॉप पे खड़ी थी, एकदम 2 जने बाइक में आए, दोनों ने हेलमेट पहना था, शॉल से कवर थे और पीछे वाले ने एकदम मग्गे से चेहरे पे एसिड मारा और भाग गए। पहले तो कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है चेहरे पे, कुछ भी ऐसा नहीं। 5 मिनट के बाद जब बिल्कुल जलन होने लगी, पूरा मांस गल के प्लास्टिक की तरह बह बह के बिल्कुल हाथों में भी चूने लगा और जलन आग लगने लगी और मैं नीचे जमीन पे गिर के चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ।
ऐसे ही करते करते 6 सवा 6 बज गया था। किसी ने भी मतलब हाथ नहीं लगाया। कई गाड़ियां गई, कई लोग गए, किसी ने बोला हमें नहीं फंसना इस मैटर पे, किसी ने कहा ड्यूटी को देर हो रही, किसी ने कुछ, मतलब किसी ने भी मतलब एक इंसानियत के नाते हेल्प नहीं करी। जब 6 सवा 6 बज चुका था तो एक अंकल आए, उन्होंने बोला बेटा क्या हुआ? मैंने कहा अंकल पता नहीं किसी ने मेरे चेहरे पे पानी डाल दिया और मुझे बहुत जलन हो रही है। तो वो अंकल ने बोला बेटा किसी ने पानी नहीं, किसी ने एसिड डाल दिया है। और तब तक मेरा चेहरा पूरा स्वेलिंग से बहुत बड़ा हो चुका था। आइस खोलने की कोशिश कर रही थी, नहीं हो पा रहा था। चिल्ला रही थी तो एसिड पेट में जा रहा था। सांस लेने में भी अंदर जा रहा था एसिड। तो फिर उन्होंने बोला कहाँ रहते हो? तो उन्होंने एक रिक्शे में मेरे को बिठाया और मैंने उन्हें बताया मैं वहाँ रहती हूँ। तो मेरे मकान मालिक के पास ले गए और मेरे मकान मालिक अंकल मुझे तुरंत ऑटो करके मुझे नज़दीकी अस्पताल ले गए। तो वहाँ पे भी इंसानियत किसी ने नहीं दिखाई, ना पुलिस वालों ने दिखाई, ना हॉस्पिटल वालों ने। तो हॉस्पिटल वालों ने बोला कि पहले एफआईआर लाओ, तो अब हम हाथ लगाएंगे क्योंकि एसिड अटैक का मामला है। और थाने गए तो बोल दिया गार्जियन को लेके आओ, तब हम एफआईआर दर्ज करेंगे। तो 2:30 बज गया था दोपहर का। दोपहर का 2:30 बज गया था, कहीं भी ट्रीटमेंट नहीं मिला। जब मैं कंपनी नहीं पहुंची तो कंपनी वालों का मकान मालिक के पास फोन आया, तो उन्होंने बताया उनके साथ सुबह ऐसे ऐसा हो गया और अभी कहीं भी एडमिट नहीं कर रहे हैं, एसिड अटैक हो गया और मेरे हस्बैंड उसको घुमाने में है। फिर मेरी कंपनी के थ्रू एम्बुलेंस आई और वहाँ से जिला मराठी हॉस्पिटल से मुझे एम्बुलेंस में नोएडा से रखा गया। तो फिर मेरे को सफदरजंग दिल्ली में लाया गया और 3:30 बजे मुझे आईसीयू में डाला। 2 फरवरी का ये हादसा था। 5:15 एक लड़की के साथ एसिड अटैक होता है, कोई मदद किसी की नहीं मिलती, इंसानियत नाम की कहीं भी चीज़ नहीं, ना पुलिस डिपार्टमेंट में, ना हॉस्पिटल में और ना आम नागरिकों में। तो ऐसे करते करते 3:30 बज गया था। तो उस टाइम तक मेरा काफ़ी चेहरा डैमेज हो चुका था। तो फिर मेरे को 8 तारीख हल्का सा होश आया, तो मुझे आंखों से कुछ दिख नहीं रहा था। मेरे फादर मेरे को मिलने आए आईसीयू के अंदर। तो मैंने कहा पापा मेरे को कुछ दिख नहीं रहा, आप कहाँ खड़े हो? पापा ने बोला बेटा मैं दाएं खड़ा हूँ, मैं लेफ्ट देख रही थी और पापा राइट खड़े थे। तो पापा रोते हुए बाहर चले गए। फिर मम्मी को भेजा तो मम्मी से भी मैंने वही बोला, तो फिर मैं बेहोश हो गई थी। फिर मुझे 1 महीना होश नहीं आया। फिर 8 मार्च को महिला दिवस होता है, लेकिन 7 तारीख को डॉक्टर ने बोल दिया था अगर पेशेंट को होश आ गया तो ठीक है, वरना हम कल कोमा में डाल देंगे। तो 7 तारीख की रात 1:45 बजे मुझे होश आया और उसके बाद मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। बहुत ज़्यादा मतलब उस टाइम ऐसा हो गया था कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। बहुत होपलेस हो गई। फिर वार्ड में शिफ्ट किया तो वहाँ लोगों के तानों से होपलेस हो गई। अरे लड़की की कुछ गलती होगी तब तेजाब डाला होगा या ऐसा वैसा जो भी था, बड़े ताने सुन के उस टाइम मन करता था कि यार मौत ही आ जाती तो अच्छा था। लेकिन मेरा अपना एक लाइफ के जीने का एक तरीका पहले भी रहा और अभी भी, कि मैं हमेशा बी पॉजिटिव रहती हूँ। तो मैंने भगवान को धन्यवाद किया कि इतना सब कुछ होने के बाद 96% में जल चुकी थी। और उस एसिड अटैक के बाद मेरा कान डैमेज हो गया, पूरा कान चला गया, दोनों आंखें चली गई, फेस पूरा डैमेज हो गया। और उसके बाद भी मैंने भगवान को शुक्र किया कि भगवान तेरा थैंक यू है कि मैं जिंदा हूँ, तूने मुझे पुनर्जन्म दिया है, मेरी देखने वाली लाइफ को छोड़ के अब तूने अगर मेरे को यही जिंदगी स्वीकार करी है तो धन्यवाद है और तू ही पालेगा। तो यही आस लेके मैं आगे जी और मैंने अपने आप को पुनर्जन्म माना इसको। जब से मैंने अपनी ब्लाइंड की जिंदगी जी है मैं इसको पुनर्जन्म मानती हूँ और भगवान का थैंक यू करती हूँ। उसके बाद मैं देहरादून चली गई थी 2011 में ट्रेनिंग करने। तो मैंने वहाँ पे शॉर्ट हैंड की और पेपर प्रोडक्ट की वहाँ पे ट्रेनिंग करी और वहाँ पे मैंने रजिस्टर बनाना और मोमबत्ती और ये शॉर्ट हैंड में टाइपिंग करना, ये सारी चीज़ें सीखी, कंप्यूटर वगैरह, चेयर गेनिंग भी सीखी। 1 साल में वहाँ ट्रेनिंग करने के बाद फिर 2012 में हल्द्वानी आ गई थी। हल्द्वानी आके फर्स्ट उस टाइम पे डीएम थी हमारी निधिमणि त्रिपाठी मैडम। तो निधिमणि त्रिपाठी मैडम और गुरविंदर सिंह चड्ढा समाज सेवी थे, तो उन लोगों के थ्रू मेरे लिए डोनेशन इकट्ठा किया गया 1,50,000 रुपये, जिससे मेरी प्लास्टिक सर्जरी हुई। क्योंकि मेरा चेहरा पहले काफ़ी डैमेज था और काफ़ी डरावना भी था, क्योंकि नीचे का होंठ नीचे ठुड्डी में चिपका था, ऊपर का होंठ ऊपर नाक पे चिपक चुका था। तो मेरे को उस टाइम पे ये था कि हाँ थोड़ा सा मेरा फेस सही हो जाता, मैं ओपनली बाहर निकलने लगती तो मैं भी समाज के लिए कुछ करती। तो जब मुझे फर्स्ट टाइम ऑपरेशन के लिए अंदर ले जाया जा रहा था, तो मैंने ऑपरेशन में जाने से पहले प्रण किया था कि भगवान अगर थोड़ी बहुत मेरे को इस लायक बना दिया कि मैं बिना कब्र करे समाज में चलने लगूं, तो मैं भी समाज सेवा करूंगी। मैं गरीबों के लिए कुछ ना कुछ जितना मेरे से हो सकेगा, चाहे लोगों की मदद से चाहे कुछ भी करूंगी। फिर मेरा ऑपरेशन हुआ, चेहरा थोड़ा ठीक हुआ। धीरे धीरे मैंने छोटी छोटी मदद करने शुरू करी, जैसे किसी सर्वाइवर की या किसी गरीब के बच्चे की पढ़ाई की और किसी के इलाज के लिए। अब धीरे धीरे करके जब मेरा कार्य देखा तो मुझे राज्य महिला पुरस्कार उत्तराखंड से सम्मानित किया, तेजस्वी नारी पुरस्कार, हर चीज़ से। लेकिन
2015 में वुमेन एम्पावरमेंट का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया और निर्भया प्रपोस्ट में भी मैंने जॉब करी है और अब उस जॉब से गवर्नमेंट से हटा चुकी हूँ। तो 2020 में जब संपूर्ण कोरोना काल आया था, उस टाइम पे महिलाओं को मेन आवश्यकता थी रोजगार की, क्योंकि सब लोग घर पे बैठे थे और कुछ काम नहीं था, कहीं से आमदनी नहीं थी। तो ये 2020 जुलाई 18 तारीख को यहाँ पे कविताज वुमन सपोर्ट होम खोला गया कालू स्थित रामनगर में। और ये पूरा ग्रामीण एरिया है, रूरल एरिया है, गरीब महिलाएं यहाँ पे रहती हैं। और मुझे लगा कि इन गरीब महिलाओं के लिए कुछ ऐसा रोजगार खोलना चाहिए कि ये आत्मनिर्भर हो जाएं और जो गांव की महिलाएं आदमी पे डिपेंड रहती हैं वो ना रहे। तो कुछ नहीं तो मेरे बदौलत अगर इनके घर के चूल्हे जलें तो बहुत खुशी होगी। जब मैंने सेंटर खोला तो उस टाइम पे लग रहा था कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उस टाइम पे मेरे पास 5 मशीन थी और 5 मशीन से काम शुरू किया। स्टार्टिंग मास्क बनाना सिखाया महिलाओं को, मास्क के ऑर्डर आए, काफी लोगों ने लिए भी। और फिर राखियां बनाई, दिवाली का रॉ मटेरियल। फिर मैंने मशीन की रिक्वायरमेंट करी तो मेरे को 26 मशीनें डोनेशन मिल गई। फिर प्लस एक इंटरलॉक मशीन मिली मेरे को। और इस तरीके से धीरे धीरे मेरा सेंटर आज 3 साल में बहुत अच्छे मकाम पे है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि महिलाएं अभी बैग तैयार कर रही हैं। तो कुछ भी रॉ मटेरियल अगर महिलाएं सिलाई सीखती हैं, निःशुल्क है। इनके बच्चे कंप्यूटर सीखते हैं, निःशुल्क है। इनको ट्यूशन पढ़ाया जाता है, निःशुल्क है। और ये महिलाएं जो बनाती हैं रॉ मटेरियल, हम इनको सिखाते हैं। तो उसके बाद जब बनाती हैं तो इनकी पर पीस की बनाई जाती है इनको, चाहे वो बैग है, कुशन है, गोबर के दिए हो या कैंडल हो। तो बहुत ही खुशी मिलती है कि हाँ, ये महिलाओं को एक रोजगार मिला है और ये अपना कुछ नहीं तो अपने घर के साग सब्जी का या अपने बच्चे के स्कूल की फीस का भी खर्चा निकाल रही हैं। तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि अपनी कमाई का जो मेहनत का होता है उसमें एक अलग ही खुशी झलकती है। अभी 40-45 महिलाएं यहाँ पे जो जुड़ी हैं वो रोजगार पा रही हैं, तो उनको भी खुशी है। और उनसे ज्यादा खुशी मुझे है कि इतना सब कुछ होने के बाद आज मैं देख नहीं सकती, एसिड अटैक हो गया और मेरा एक ही मकसद है कि कविता बिष्ट या और सर्वाइवर या रेप केस की बेटियां जो होती हैं, उन लोगों की तरह ये महिलाएं या इनकी बच्चों के साथ ऐसा कुछ काम ना हो। तो ये एक प्रॉपर रोजगार से जुड़ी रहे, इनको किसी के पास ऐसे जॉब करने की जाने की जरूरत ना पड़े। तो उस टाइम पे मुझे बड़ा खुशी होती है कि इतना सब कुछ मेरे साथ होने के बावजूद मैं इनके मतलब, वरना सब जानते हैं ये जिंदगी की सच्चाई है कि जो टोटली ब्लाइंड होता है उसे अंधा बोलते हैं, लोग अंधा करके ताने मारते हैं। तो कई बार मैं लोगों को बोलती भी हूँ कि तेजाब से उतना नहीं जला चेहरा जितना लोगों के शब्दों से दिल जलता है। तो हमारे जैसे, मेरी जैसी स्थिति में आए हुए लोग सड़क के किनारे कटोरा लेके भीख मांगते हैं, लेकिन थैंक यू है उस ईश्वर का कि मुझे इस लायक बनाया। मैं देख नहीं सकती तो आज मैं सुई में धागा डाल लेती हूँ, खाना बना लेती हूँ, महिलाओं को सिलाई सिखा रही हूँ, क्राफ्ट सिखा रही हूँ। और मेरे बदौलत इन महिलाओं को एक रोजगार मिला हो। हम 6 जने थे पूरे परिवार पे, मेरे मम्मी पापा और हम 4 भाई बहन। और अब 4 भाई बहन में से हम 2 ही हैं, एक मैं हूँ, एक मेरा छोटा भाई है। और बड़ी सिस्टर मेरी 2007 में किडनी इन्फेक्शन से डेथ हो गई थी। और छोटी वाली सिस्टर मेरी 2012 31 दिसंबर को उसकी डेथ हो गई। और नॉर्मली बुखार आए थे, वो 18 साल की थी, बड़ी वाली 21 साल की थी। और 2008 में मेरे साथ एसिड अटैक हुआ। एक छोटा भाई है मेरा। फादर 2016 में अटैक की वजह से एक्सपायर हो गए, क्योंकि लड़कियां 2 रही नहीं, एक लड़की के साथ एसिड अटैक और दृष्टिहीन हो गई। तो वो काफी टेंशन लेके अटैक से। अब मम्मी है और भैया है छोटा और मैं हूँ। फैमिली का भी पूरा अपने ही सर पे है कि पूरा फैमिली की जिम्मेदारी खुद निभानी है। मेरा नाम भावना मेहरा है और मैं यहाँ 3 महीने से आ रही हूँ सिलाई सीखने। और सिलाई सीखते सीखते यहाँ बैगों का ऑर्डर मिला मैम को, तो हम बैग भी सीख रहे हैं। और इसी तरह हमें रोज़गार भी मिला है, बहुत सी महिलाएं को रोज़गार मिला है। और अच्छा लगता है यहाँ पे मैम को देख के कि मैम हर महिलाओं को बुला बुला के कि यहाँ पे कुछ सीखो। और हम यहाँ पे इतना सीख रहे हैं, हम बैग बना रहे हैं अभी और रोज़गार से भी जुड़ गए हैं। मैं आसाराम, यहाँ पर सिलाई सेंटर भी जो है, एक कविता मैडम ने जो है अच्छा कर रखा है, जो सिलाई का सेंटर खोल के और महिलाओं को रोजगार दिया है। और हमें भी यहाँ पर अवसर मिला है काम करने का। मेरा नाम हेमचंद्र भट्ट है। मेरे को यहाँ पे कविता मैम ने सिलाई सिखाई। अब मैं और महिलाओं को भी सिलाई सिखाता हूँ। और कविता मैम ने मुझे और बहुत कुछ भी सिखाया, जैसे खाना बनाना। और भी जो मुझे एक आत्मनिर्भर बना दिया, जैसे मुझे बहुत कुछ सिखाया मैम ने। और आज मैं यहाँ पे 120 महिलाओं को सिलाई सिखाता हूँ। हमारी आधी महिलाएं अभी तक सीख के चले गई हैं। और यहाँ पे महिलाओं के लिए रोज़गार भी आते रहता है, जैसे कोई कभी बैग के ऑर्डर दे देते हैं। जैसे इस समय हमें 100 बैगों का ऑर्डर आ रखा है, तो ऐसे ही हमारे पास कभी कुशन के ऑर्डर आते हैं, कभी बैग के
तो इस तरीके से आते रहते हैं हमारे पास ऑर्डर। कविता मैम के साथ मैं यहाँ पे सिलाई भी सिखाता हूँ। मैं कविता मैम के साथ यहीं पे रहता हूँ और मैम को देखकर एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। पहले मैं भी समझता था मैं कुछ नहीं कर सकता, अब कविता मैम को देख के मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उन्हें देख के हमें, वो बिना देखे इतना सब कुछ करती हैं, तो उन्हें देख के हमें बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है कि हमें आगे सब बहुत कुछ करते रहना चाहिए और हमें अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। मैं जब बचपन में जब पैदा हुआ तो मेरे रीढ़ की हड्डी में पीछे एक फोड़ा हुआ था, तो वो फोड़ा के ऑपरेशन के बाद मैं चल नहीं पाया। और जब से मैं कविता मैम से मिला हूँ तब से मुझे अपने आप को देख के कहते हैं ऐसा लगता है कि मैं ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकता हूँ। जैसे मैं पहले तक सोचता था मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा ज़िंदा रहना अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है करके। तो कविता मैम को देख के मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरा नाम गीतांशु बोरा है। मैं यहाँ अभी पिछले 3 महीने से आ रही हूँ और मैं यहाँ सिलाई सीखने आई थी। मुझे मशीन वगैरह की कोई जानकारी नहीं थी। किसी ने मुझे बताया कविता मैम जी का यहाँ पे सिलाई सेंटर है। मैं यहाँ पे सिलाई सीखने आई, तो यहाँ सीखते-सीखते हमें सिलाई सीखने का आज यहाँ पे बैग बनाने का काम आया। हमें बैग बनाना भी आ गया है। मैम ने हमें रोज़गार से जोड़ रखा है, जिससे हम आज तक यहाँ पे बहुत बेरोज़गार लोग हैं यहाँ पे। अब सारी महिलाएँ यहाँ पर हम सिलाई सीखते-सीखते हम अपना रोज़गार भी कर रहे हैं और अपना घर चलाने के लिए थोड़ी बहुत मदद हो जा रही है। मैम के साथ ऐसा हादसा हुआ, जब से मैम को हमने देखा तो हमें इनको देख के बहुत हिम्मत आती है कि इतने बड़े हादसे के गुज़रने के बाद भी इन्होंने इतना बड़ा यहाँ पे एक सिलाई सेंटर खोलकर और कई यहाँ पे रोज़गार, मोमबत्ती बनाना, दिए बनाना, दीपावली के टाइम पे दुकानें लगवाना, महिलाओं को रोज़गार देना, इन्होंने इतना बड़ा काम किया, तो इनको देख के हमें भी हिम्मत और हौसला बढ़ता है कि हमें भी ये सब चीज़ें करनी चाहिए। मेरा नाम अनीता देवी, मैं यहाँ 2 साल से आती हूँ और पहले मुझे कोई मतलब कि मशीन के बारे में ऐसी जानकारी नहीं थी और यहाँ आके मैंने पहले हाथ वाली मशीन सीखी, फिर पैर वाली, फिर मोटर वाली और यहाँ हमें एक अच्छा रोज़गार मिलता है। कविता मैम ने सिखाया ये सब चीज़, जैसे पहले पेटीकोट, ब्लाउज, सूट और कुशन हो गए, बैग हो गए और हमें यहाँ आराम से रोज़गार मिल जाता है। मेरा नाम कोमल गोस्वामी है। मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ और मैं यहाँ काफ़ी टाइम से आ रही हूँ। यहाँ मैंने सिलाई सीखी और काफ़ी मतलब कई सारी चीज़ें सीखी हैं जिससे हम रोज़गार से जुड़े हैं। अभी हमको बैग का ऑर्डर आया है तो हम बैग सिल रहे हैं। जब बैग के साथ कभी कुशन और कई और चीज़ें जैसे कि दिए बनाना और मतलब दिवाली पे जैसे अलग-अलग टाइप के वो होते हैं काम आते रहते हैं और इससे हमको रोज़गार मिलता है। हम पढ़ाई के साथ-साथ अपने पढ़ाई का खर्चा भी निकाल रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, तो घर वालों की हेल्प भी हो रही है। कविता मैम का थैंक यू कि उन्होंने हमको इस सेंटर खोला और हमको इस काम में इस काबिल बनाया कि हम अपने घर वालों की हेल्प कर पा रहे हैं और काम कर पा रहे हैं। पीएनजी पीजी कॉलेज रामनगर में हिंदी विभाग में प्रोफेसर हूँ और चीफ प्रॉक्टर भी हूँ। साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते मैं मानता हूँ कि मुझे ईश्वर ने ज़्यादा संवेदनाएं दी हैं। 2008 में जब कविता बिष्ट के साथ ये हादसा हुआ था, किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि ईश्वर इस लड़की को इतना आत्मबल देगा, वह अपने पाँव पर स्वयं तो खड़ा होगी ही और उसने पीड़ा को महसूस किया है। इसलिए इस समय कविता बिष्ट जो है वो मेरी नज़रों में तो भवानी भगवती का दूसरा नाम है, पर्याय है, क्योंकि वो सैकड़ों महिलाओं की को काम से जोड़ रही है, क्योंकि उसने महिला की पीड़ा को समझा है। कोई ये नहीं कह सकता है कविता बिष्ट के कामों को देख करके कि ईश्वर ने एक दुर्घटना के तहत इनकी आंखें छीन ली हैं। मैं तो ये कहूँगा कि परमात्मा की एक बहुत बड़ी कृपा दृष्टि इस बेटी पर है कि उसे अंतर्दृष्टि ईश्वर ने दी है और वह जो है इस समय महिलाओं के बीच में तो भगवती भवानी के रूप में अवतरित हुई हैं और हजारों महिलाओं को, लड़कियों को काम सिखा रही हैं, उनको स्वावलंबन सिखा रही हैं और जिससे कहीं न कहीं एक महिला सशक्तिकरण जो बात कही जाती है वो वास्तविक रूप में हमें धरातल में दिख रही है। उसके लिए मैं कविता बिष्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं ईश्वर उन पर अपनी कृपा सदा बनाए रखे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।